लेकिन जर्मन पूरे नेटवर्क पर झाड़ू फेर देना चाहते थे और नूर की मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे। उन दोनों आदमियों ने नूर से कहा कि वो उत्तरी फ्रांस में एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिस्टर डेस्प्रेस के पते की ज़रूरत है क्योंकि लंदन चाहता है कि हम उनके साथ काम करें। नूर जानती थी जिएल उत्तल की मुहिम के लिए डेस्प्रेस के संपर्क में है। इस पर आतेल में जिएल और बाद में बोर्डिंगटन चर्चा कर चुके थे। डेस्प्रेस सा मिशेल हिक्सा में एक फैक्ट्री के निर्देशक थे। नूर ने उन जर्मन गुप्तचरों से कहा कि वो उन लोगों को एक ऐसे आदमी से मिला सकती है जो मदद कर सकेगा। 20 सितंबर को नूर ने जिएल को फ़ोन करके उनसे कहा कि लंदन चाहता है कि वो एक गुप्तचर का संपर्क डेस्प्रेस से करा दे। उन्होंने 25 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे प्लेस डेल इथवल से संपर्क की व्यवस्था की और फिर दोपहर बाद 3 बजे कॉम्बे सेगे स्ट्रीट पेरिस स्थित जनरल सोसाइटी ऑफ फाउंड्रीज में बैठक रख ली। नूर ने इथवल में उन दोनों गुप्तचरों से जिएल का परिचय कराया और फिर जिएल उनके साथ पैदल चलते हुए जनरल सोसाइटी ऑफ फाउंड्रीज पहुँचे, जहां उनकी एक संक्षिप्त बैठक हुई। उन दोनों गुप्तचरों ने अगले सप्ताह फिर मिलने का आश्वासन दिया। जिएल ने गौर किया कि उनमें से एक फ्रांसीसी बोलता था और दूसरा सिर्फ कैनेडियन। दूसरे गुप्तचर के बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं और उसने बड़ा सा टोप पहन रखा था। बाद में जिएल ने नूर से पूछा था, क्या तुम उन दोनों आदमियों को जानती हो? और नूर ने कहा कि उनके साथ उनका संपर्क लंदन ने कराया है। जर्मन गुप्तचरों के साथ बैठक के एक दिन पहले जिएल को दोएतिल का फ़ोन आया। दोएतिल ले मोंड से पेरिस आए थे। दोएतिल ने जिएल से कहा था कि वे उत्तर के मामलों के सिलसिले में आतेलमी के संपर्क में रहना चाहता है। उन्होंने जिएल से ये भी पूछा था क्या तुम्हें ट्रैवलर यानी कि लंदन से आ रहे गुप्तचरों का गुप्त नाम के बारे में कोई खबर सुनने को मिली है। इस बीच 25 सितंबर की उस बैठक में जर्मन गुप्तचरों ने जिएल से कहा कि जैक नामक एक अंग्रेज़ गुप्तचर लंदन से आया है और वो जानना चाहता है कि क्या जिएल उनसे मिलना चाहेंगे। जिएल ने इसे तुरंत उस ट्रैवलर से जोड़कर देखा जिसके बारे में द्वेतिल ने बात की थी और जर्मन गुप्तचरों से कहा कि क्या आप अगली बैठक में उस गुप्तचर को ला सकेंगे। दरअसल जैक मिशेल 23 सितंबर को लंदन से आते ही गस्तापो द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके थे। उन्हें ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास के एक कैफ़े का एक संपर्क दिया गया था और एक पासवर्ड दिया गया था और वो एक गुप्तचर तक से मिले थे। लंच के बाद उन्हें एवेन्यू द ला गोंद आगमी के एक होटल में ले जाया गया और उन्हें कोई संदेह भी नहीं हो पाया और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जर्मनों द्वारा जोड़ तोड़ कर तैयार किए गए वायरलेस सेट पर संदेश भी भेज दिया गया था। इस सब से बेखबर नूर ने ब्रिटिश अधिकारी के साथ बैठक की व्यवस्था करने के सिलसिले में 28 सितंबर को जिएल को फ़ोन कर दिया। उन्हें मैदलिन चर्च के पीछे टोगो में उसके मध्य में पहुंचना था। वहां जिएल की मुलाकात एक गुप्तचर से हुई और उन्होंने पहले द शेव के करीब प्लेस दू थोक दवो में दोपहर 2 बजे एक बैठक रख ली। उसने कहा, मैं टेल कोट, बैगी खाकी रेन कोट और मैरून टिबली हैट पहने रहूँगा और मेरे हाथ में सुबह का अखबार होगा। जिएल ने दोएतिल को दोपहर 2 बजे थोके दवो के सामने इंतज़ार करते पाया। उन्होंने कुछ देर पहले द शेव के करीब इंतज़ार किया, जिसके बाद उन्हें अपनी ओर आता वो आदमी दिखाई दिया जिसका हुलिया उस वर्णन से मिलता था। उसने आते ही पूछा, क्या आप में से कोई दोएतिल है? उनके बीच बमुश्किल कुछ ही शब्दों का आदान प्रदान हुआ होगा कि रिवॉल्वर से लैस पुलिस के 8 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई और 2 अलग अलग कारों में एवेन्यू फर्स्ट ले गई। एवेन्यू फर्स्ट में जिएल से पूछताछ करने वालों से कहा कि वो तो विलियम सेवी के महज एक दोस्त हैं और जिस दौरान वो लंदन गए हुए हैं वे उनके रोज़मर्रा के कुछ काम कर रहे हैं, वे से ज़्यादा कुछ नहीं जानते। जर्मनों ने उन पर नूर का नंबर देने का दबाव डाला, लेकिन बावजूद इसके कि जिएल को नूर के दोनों नंबरों और पते की जानकारी थी, उन्होंने जोर देकर कहा, नूर ही उनसे हमेशा फ़ोन करती रही है। उन्होंने नूर का नंबर नहीं दिया। अब गेस्तापो ने 30 सितंबर को नूर को फांसने के लिए जाल बिछाने के उद्देश्य से जिएल का इस्तेमाल किया। नूर को 28 सितंबर से जिएल की कोई खबर नहीं मिली थी। इसकी वजह से वो चिंतित थी। उन्होंने विनो से अपनी चिंता का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें शक हो रहा है कहीं जिएल को गिरफ्तार तो नहीं कर लिया गया है। उन्होंने उन्हें जिएल के घर फ़ोन कर पता लगाने की सलाह दी। जिस वक्त नूर ने जिएल को फ़ोन किया उस वक्त नूर को मालूम नहीं था कि जिएल गेस्तापो के 2 हथियारबंद आदमियों के सामने बैठे थे। उन्होंने जानबूझकर डावाडोल सा रवैया अपनाया,
लेकिन नूर से 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इथवाल में मैक मोहन रेवेन्यू और तिलसित स्ट्रीट के मोड़ पर मिलने को कहा। नूर की अपनी आशंकाएं तो थी ही, वीनो ने भी उन्हें सलाह दी कि वो मुलाकात के लिए तयशुदा जगह पर इंतज़ार न करें। उन्होंने नूर को ऑक द त्रियोफ पर छोड़ा और खुद इतवार के करीब की उस जगह की जांच करने चले गए। जैसे कि उम्मीद थी, उन्हें वहाँ झील दिख गए, लेकिन पर्याप्त दूरी पर खड़े 6 लंबे तगड़े आदमी उन पर हर कोण से निगाह रख रहे थे। उन्होंने लौट कर नूर को बताया कि निश्चय ही एक जाल बिछाया गया था। सुबह 10:40 बजे नूर और विनो ने देखा कि वो 6 एजेंट जीएल को एक कार में बैठाकर ले गए। नूर बाल बाल बची। जीएल समझ गई कि नूर को इस फंदे का एहसास हो गया था, इसलिए वो उनसे मिलने नहीं आई थी। विनो समझ गए कि नूर अब अत्यंत वास्तविक खतरे में थी, क्योंकि गेस्तापो ने उन्हें देख लिया था और उनसे बात की थी। वे उन्हें पेरिस के एक अच्छे हेयर ड्रेसर के यहाँ ले गए और उससे उनके बाल गहरे बादामी रंग में रंगने को कहा। नूर अपने बाल इतनी ज़्यादा बार रंग चुकी थी कि वो खुरदरे और रूखे हो गए थे। विनो ने उन्हें उनके अंग्रेज़ी स्टाइल के लबादे और स्लेटी ड्रेस से भी छुटकारा दिलाया और उनके लिए नीला सूट, स्लेटी रंग का पोलो नेक जंपर और गहरे नीले रंग का टॉप खरीद लिया। उन्होंने टिप्पणी की कि इस पोशाक में तुम ज़्यादा फ्रांसीसी लग रही हो। विनो का ध्यान इस ओर भी गया कि नूर हमेशा अपनी नोटबुक साथ लिए रहती थी, जिसमें उनके संकेत और लंदन भेजे गए सारे संदेशों का पूरा रिकॉर्ड अंकित होता था। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि ये खतरनाक दस्तावेज़ है, जो अगर उनके पास पाया गया तो उन्हें तुरंत ही अपराधी साबित कर दिया जाएगा। उससे दुश्मन के सामने बहुत सी उपयोगी चीज़ों के उजागर हो जाने का भी खतरा था। नूर का कहना था कि वे उससे लिए ही इसलिए रहती हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो उसे कहीं भी नहीं छोड़ना चाहती। विनो ने उनसे ये भी पूछा कि वो अपने पुराने संदेश नष्ट क्यों नहीं कर देती, क्योंकि वो तो बहुत खतरनाक थे। लेकिन नूर ने उन्हें बताया कि लंदन की ओर से उनसे कहा गया है कि वो अपने संदेशों की फाइलिंग के मामले में ख़ास तौर से सावधानी बरतें। लंदन ने वाकई ये कह रखा था कि सारे गुप्तचरों को अपने संदेशों को फाइल करने के मामले में बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि फाइलिंग शब्द का इस्तेमाल उन्होंने इस शब्द के पत्रकारीय अर्थ में किया था, यानी कि समाचार भेजने के अर्थ में, लेकिन नूर ने उसे उसके नौकरशाही में इस्तेमाल किए जाने वाले अर्थ से ले लिया और संदेशों को सुव्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रख रही थी। इस साधारण से घपले को टाला जा सकता था अगर गुप्तचरों को साफ साफ शब्दों में कह दिया गया होता कि वे संदेशों को भेजने के बाद तुरंत नष्ट कर दिया करें। विनो ने पाया कि नूर उनकी बात नहीं सुनेंगी और उनके हिसाब से उन्हें लंदन से जो आदेश मिला था उसी को मानती रहेंगी, भले ही वो नोटबुक गलत हाथों में पड़ने पर जर्मनों के सामने बहुत कुछ उजागर क्यों ना करते। जीएल ने जिस तरह से नूर को धोखा दिया था उससे नूर को बहुत गहरा आघात पहुंचा था, क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से जीएल के साथ घनिष्ठ संपर्क में रहकर काम करती रही थी। अब वो जान चुकी थी कि जर्मन उनके करीब पहुंचते जा रहे थे। वे दरअसल उन्हें आमने सामने देख चुके थे। इन सब का तनाव उन पर बहुत भारी पड़ रहा था और इसी वजह से वो मैडम प्रेमनाथ के घर फूट पड़ी थी और उनकी हथेलियों में अपना सर रखकर रो पड़ी थी। काश मैं अपनी माँ के साथ होती। सितंबर के अंत के आसपास पेरिस में नूर को उनके एक पुराने दोस्त एलेक्सी दनो ने देख लिया। दनो पत्रकार थे और पेरिस सुआख नामक अखबार में काम करते थे। एक ज़माने में नूर उनके साथ मिलकर बच्चों का अखबार निकालने की योजना बना रही थी। दनो ने उन्हें उस सड़क पर देखा था जो इथवाल में जाकर मिल जाती थी। उनकी नज़रें एक दूसरे से टकराई और नूर के चेहरे पर विस्मय और पहचान का भाव उभरा। वे सहज ही एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। तभी दनो ने देखा कि नूर कुछ हिचकिचा नहीं थी। उनकी काली आंखें दनो से कह रही थी, मुझसे दूर रहो। नूर के हाथ में काले रंग का ब्रीफ केस, शायद उनका ट्रांसमीटर था। दोनों टहलते हुए पुस्तकों की एक दुकान की खिड़की के सामने खड़े हो गए। वो नूर को मौका देना चाहते थे, अगर वो चाहें तो उनके पास चली आएं। साफ लग रहा था कि नूर अपने इस पुराने दोस्त से बात करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। वे 2 बार पुस्तक की दुकान तक आईं और दनों के करीब पहुंच गईं। दनों ने उनकी हैरानी से भरी अद्भुत आंखों को देखा, लेकिन वो उनकी ओर देखकर मुस्कुराई नहीं। उनकी नज़रें उनका किस्सा बयान कर रही थीं और ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। गेस्तापो जुलाई की शुरुआत से ही नूर की तलाश में थे। वायरलेस का पता लगाने का उनका तंत्र नूर पर केंद्रित था और वे अक्सर उनके प्रसारणों को सुना करते थे, लेकिन अपनी भरसक कोशिशों के बावजूद वो उन्हें पकड़ नहीं पाए थे,
क्योंकि नूर विभिन्न जगहों से संक्षिप्त प्रसारण करने के लिए एसओई के दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ पालन कर रही थी। एक बार जर्मनों की सुनने की मशीन ने सेबलॉन्स 88.04 से आती फ़ोन की आवाज़ सुनी, जिससे उन्हें पता चल गया कि कोई गुप्तचर सक्रिय है। ये टेलीफोन नंबर नूर के बुलवाक रिचंद वलास के पते का था। उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में कभी यहाँ पर छापा मारा था, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे ही गिस्तापो ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, वैसे ही नूर ने अपना सामान समेटा, मैडम जोगदुआ का किराया चुकता किया और फ्लैट छोड़ दिया था। उन्होंने मैडम जोगदुआ से कह दिया था वहाँ रहना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। पूरे सितंबर नूर शिकार किए जा रहे जानवर जैसी बनकर रह गई थी और 2 ऐसे अवसर आए थे जब उन्होंने मैडम जोगदा से कहा था कि गिस्तापो उनका पीछा कर रही थी और उसने उन्हें करीब करीब पकड़ ही लिया था। एक रात वो 9 बजे उनके घर पहुंची और वो पत्ती की तरह कांप रही थी। वे बोली कि उन्होंने अपना काम कर लिया है, लेकिन इस बार उन्हें लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगी। जोगदा दंपति जानते थे कि उस रात नूर कोई असामान्य रूप से खतरनाक काम कर रही थी। काम पर जाने से पहले उन्होंने बुलाया, अपना ट्रांसमीटर सौंपा और बोली कि अगर वो वापस ना आए तो इसे दफना देना। वे तनाव से भरे उनके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे और जब वो आ गईं तो उन्हें बहुत राहत मिली। नूर के दिन पूरे हो चुके थे। नूर जिस हालत में थी उसे देखते हुए मैडम जोगदा ने उनसे अपने पास रुकने का अनुरोध किया, लेकिन नूर पर इसका कोई असर होने वाला नहीं था। उन्होंने मैडम जोगदा से कहा कि पेरिस में उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ लोग हैं जिनसे नोट्स के आदान प्रदान के लिए उन्हें हर रोज़ मिलना ज़रूरी होता है, और वे रात में फिर चली गईं। विनो और वॉदवी ने तय किया कि नूर को अब कुछ समय के लिए छुप जाना चाहिए और उन्होंने नॉर्मंडी क्षेत्र में लो आवगो में उनके जाने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने पूरी जिद करते हुए इसका विरोध किया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी गिरफ्तारी दूसरे लोगों को जोखिम में डाल देगी, इसलिए नूर को विवश होकर सहमति देनी पड़ी। वॉदवी खुद ही उन्हें लजाक स्टेशन ले गए और ट्रेन में बैठा कर लौटे। ये 5 अक्टूबर के आसपास की बात है, लेकिन वे 2 दिन में ही ये कहते हुए लौट आईं कि जिस वक्त पेरिस में उनकी ज़रूरत है वे नॉर्मंडी के एक फॉर्म में निष्क्रिय नहीं पड़ी रह सकती। लेकिन गैरी बाहर गए हुए थे और नूर ने खुद को फिर अलग थलग पाया, क्योंकि ऑरिगी और वॉदवी दोनों ने उनसे कह दिया था कि अब तुम पेरिस से काम नहीं कर सकती। उन्होंने उन्हें इंग्लैंड लौट जाने की सलाह दी और कहा कि यहाँ रुकना तुम्हारे लिए कतई सुरक्षित नहीं है। इस बीच नूर ने लंदन से कह दिया था कि वो फ़िलहाल कुछ समय प्रसारण नहीं करेंगी। चूँकि अपनी जगह पर किसी नए व्यक्ति के आ जाने तक उन्होंने अपनी पोस्ट को छोड़ने से इनकार कर दिया था, तो बकमास्टर ने नूर से कहा था कि उन्होंने उनकी जगह भरने के लिए किसी व्यक्ति की व्यवस्था कर ली है और उन्हें मध्य अक्टूबर के लाइसेंडर से लौट आना चाहिए। नूर इसके लिए राजी हो गई थी। नूर रहमान और मैडम प्रेनाथ को गुड बाय कहने जल्दी से सुरैना चली गई। उन्होंने रहमान से कहा कि वो इंग्लैंड जा रही हैं और युद्ध के बाद उनसे फिर मिलेंगी। उन्होंने रहमान को तोहफे के रूप में सोने की बनी पाउडर की डब्बी दी। ये शायद वही डब्बी थी जो उन्हें उनके युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले मॉरिस बकमास्टर ने दी थी। वॉदवी नूर के साथ उस व्यक्ति से मिलने पोख्ते में गए जो नूर की इंग्लैंड जाने की व्यवस्था करने वाला था। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उस गुप्तचर को तो वहाँ देखा, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ी सी महसूस हुई, इसलिए वो वहाँ से दूर चले गए। दरअसल वे गिस्तापो द्वारा बिछाए गए एक और जाल से बच निकले थे। 9 अक्टूबर को विनो को नूर का उत्तेजना से भरा फ़ोन मिला, जिसमें नूर ने उन्हें पॉन लिवालुआ में मिलने बुलाया था। उन्हें इस फ़ोन की सच्चाई के बारे में पक्का यकीन नहीं था, तब भी वो चले गए। नूर वहाँ नहीं थी, ना ही वो उस रात आयोजित उस महत्वपूर्ण बैठक के लिए आईं। बैठक में प्रतिरोध आंदोलनकारी इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले थे कि उस इमारत को कैसे उड़ाया जाए जिसमें पनडुब्बी युद्ध के उपकरण रखे थे। उन्हें लगा कि नूर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नूर अभी भी सुरक्षित थी। वे जोगदा दंपति से मिलने गईं और उन्होंने उनसे कहा कि वो 4 अक्टूबर को इंग्लैंड जा रही हैं और उन लोगों से उसी दिन मिलेंगी। उन लोगों ने उनसे रुकने का बहुत अनुरोध किया, लेकिन एक बार फिर नूर ने कह दिया कि उन्हें दूसरे काम निपटाने थे। 10 अक्टूबर को वे हर रोज़ की तरह अपने प्रसारण के लिए मैडम पोनो के फ्लैट पर नहीं गईं, लेकिन उन्होंने अगले दिन उन्हें फ़ोन किया। 11 अक्टूबर को वे मैडम एंघा से मिलने गईं और उन्हें बताया कि वो 14 अक्टूबर को जा रही हैं। अगले दिन उन्होंने मैडम एंघा को फ़ोन कर पूछा कि क्या वो मिलने आ सकती हैं। वो बेचैन लग रही थी। मैडम एंघा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे जो प्रतिरोध आंदोलन से सहानुभूति नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त के लिए नूर को आने से मना कर दिया। ये आखिरी बार था
जब मैडम एगा ने नूर की आवाज़ सुनी थी। आधे घंटे के भीतर गेस्तापो 1 मेलेग स्क्वायर पर मैडम एगा के फ्लैट पर दाखिल हुए और उन्हें तथा उनके दोस्त रेमा आंद्रेस को गिरफ्तार कर लिया गया। नूर ने हर किसी को अपनी रवानगी की संबंधी योजना के बारे में बता दिया था। लगता है अगर गैनी नामक एक व्यक्ति ने उनके साथ विश्वासघात ना किया होता तो उन्होंने जर्मनों को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया होता, जैसे वो पिछले 3 महीनों से करती आ रही थी और इंग्लैंड लौट गई होती। वे संभवतः पेरिस की उनकी पहली संपर्क सूत्र ऑगी गैरी की बहन गैनी गैरी थी। नूर गैनी को अच्छी तरह जानती थी और अक्सर उनके साथ गैरी के फ्लैट में रुका भी करती थी। जो जर्मन अधिकारी गैनी से मिला था उसके मुताबिक वह काले बालों वाली और पर्याप्त मासर लगभग 30 साल की एक फ्रांसीसी स्त्री थी। वो एवेन्यू फर्स्ट में गेस्तापो के मुख्यालय में गई और वहाँ के प्रमुख अधिकारी योसेफ कीफर से उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ धन दे दिया जाए तो वह एक ब्रिटिश जासूस का भंडाफोड़ करने को तैयार है। तय किया गया कि गिरफ्तारी फ्लैट में नहीं की जाएगी और दूसरे गुप्तचर यानी कि गैरी की दोस्त सोलांज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसने नूर के हुलिया आदि का वर्णन किया और उस घर का पूरा पता दिया जिसमें वो रह रही थी। ये नूर के उस वर्णन से मिलता है जो जर्मनों के पास था और अब उनके पास वो पता भी था जिसकी उन्हें बेहद ज़रूरत थी। गैनी को नूर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के बदले में 100,000 फ्रैंक देने का वादा किया गया। ये उस राशि का 10वां हिस्सा था जो जर्मन ब्रिटिश गुप्तचरों को पकड़वाने के बदले में आमतौर पर दिया करते थे। जिस मकान में नूर रह रही थी वो फैजादगी स्ट्रीट पर था। एवेन्यू दर जेनेगर से हाई के समांतर एवेन्यू फर्स्ट से शुरू होती सड़क के कोने वाला मकान। ये सड़क 84 एवेन्यू फर्स्ट यानी गेस्तापो के मुख्यालय के एकदम सामने थी। नूर के मकान पर निगरानी रखने के लिए गेस्तापो के लोग छोटे छोटे समूह में बट गए थे। 13 अक्टूबर की सुबह नूर मुख्य प्रवेश द्वार से निकली और बेकर की दुकान में चली गई जो इसी इमारत में थी। कुछ मिनटों में वो वहाँ से बाहर निकली और चल पड़ी। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जिन जर्मन अधिकारी वेहान रुएल और हॉक को भेजा गया था उन्हें पक्का यकीन था कि वो नूर ही थी। उन्होंने सफ़ेद झालरों वाली नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी और सर पर काला टोप था। ये वही पोशाक थी जो कुछ दिन पहले विनो ने उनके लिए खरीदी थी। वे लोग उनका पीछा करने लगे। सहसा नूर ने मुड़कर उनकी ओर देखा। उन्हें अंदर से महसूस हो गया था कि उनका पीछा किया जा रहा था और वो तेज़ी से एक मोड़ पर गायब हो गई। वे उन्हें दोबारा दिखाई नहीं दी। हालांकि उन लोगों ने उस इलाके को अच्छी तरह छान मारा था। नूर का ब्यूली का ट्रेनिंग एक बार फिर काम आया क्योंकि वो अपना पीछा करने वालों से बच निकलने और गायब हो जाने में कामयाब रही थी। देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार वेहाना रोयल और हॉक पुलिस स्टेशन वापस लौट आए। 2 घंटे बाद उन्होंने सुना कि मैदलिन गिरफ्तार कर ली गई हैं। जिस आदमी ने गिरफ्तारी की थी वो गेस्तापो के लिए काम कर रहा था और एक फ्रांसीसी अधिकारी पिएक काक्तो का था। जर्मन अधिकारियों से बच निकलने के बाद नूर कुछ देर बाद फैजादगी स्ट्रीट के अपने फ्लैट पर लौट आई थी। उन्होंने ताला खोला और अंदर चली गई। दरवाजे के पीछे पिएक काक्तो खड़ा था। वो फ्लैट में घुस चुका था और उनका इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद हिंसक हाथापाई हुई। काक्तो ने नूर को कस कर पकड़ लिया, लेकिन नूर ने पूरी निर्ममता के साथ टक्कर दी और उसकी कलाई में काट लिया। काक्तो खुद को नूर की पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था और वो निरंतर जूझ रही थी और इस ओर भी ज़ोर से काटे जा रही थी। उसकी कलाई से खून बहने लगा। अंततः उसे नूर का हाथ छोड़ देना पड़ा। काक्तो ने उन्हें सोफे पर धकेल कर हथकड़ी पहनाने की कोशिश की, लेकिन वो नूर को काबू में नहीं कर सका। नूर उस पर वहशियों की तरह हमला की जा रही थी। अंततः उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकालते हुए नूर को धमकाते हुए बोला, हिलना डुलना भी मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। इसके बाद एक हाथ में बंदूक तानते हुए उसने दूसरे हाथ से एवेन्यू फर्स्ट में कीफा को फ़ोन लगाया और उससे मदद की मांग की। कीफा ने तुरंत ही अर्नेस्ट फोक्त को भेजा और उससे कहा कि अपने साथ 2-3 और आदमियों को ले आए। फोक्ता ने बाद में उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहा, पिएक कमरे में मैदलिन से जितनी दूर खड़े हो सकते थे उतनी दूर खड़े होकर उन पर बंदूक ताने हुए थे और मैदलिन काउच पर तंग कर बैठी हुई उन पर झपटने की हताश कोशिश में हवा में पंजे मार रही थी। वो एकदम किसी बाघिन की तरह दिख रही थी। नूर की आंखें आग उगल रही थीं और वो उन्हें पकड़ने आए लोगों पर गालियों की बौछार कर रही थी। उन्हें नीच जर्मन कह रही थी।
फोक्त का कहना था कि उन्होंने ऐसा गुस्सा कभी नहीं देखा था। नूर अपने भाग्य को भी कोस रही थी। वो कह रही थी, ये सब अभी होना था, ठीक तब जब वो इंग्लैंड के लिए निकल रही थी। गेस्तापो के लोगों के सामने निहत्ती वो काउच में धंस गईं। काकतों की कलाई से लगातार खून बह रहा था। फोक्त और दूसरे अधिकारी नूर को सीढ़ियों से नीचे लेकर आए। इमारत के दूसरे बाशिंदों का ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश में उन्होंने जल्दी से नूर को बाहर इंतजार करती कार में धकेला और पास ही 84 एवेन्यू फश की ओर चल पड़े। गेस्तापो अंततः नूर तक पहुंच गई थी। एवेन्यू फश में कीफर उनकी गिरफ्तारी की खबर से आह्लादित था। रुएल ने बाद में याद करते हुए कहा था, वो सोच रहे थे कि वो निश्चय ही कोई महत्वपूर्ण गुप्तचर होंगी। गेस्तापो की कैदी। दोनों ओर से पेड़ों की कतार से घिरी एवेन्यू फश पेरिस की अद्वितीय सड़क है, जो आर्क दे थ्रियो से शुरू होकर बुआ दे बुलाने तक जाती है। इसका नामकरण फ्रांसीसी जनरल मार्शल फश के नाम पर हुआ था, जिनके समक्ष 1918 में जर्मनों ने समर्पण कर दिया था। इसलिए ये विडंबना ही थी कि गेस्तापो ने इसका चुनाव अपने मुख्यालय के लिए किया था। ये प्रतीकात्मकता अनायास नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मार्शल फर्श के सामने जिस तरह जर्मनों ने समर्पण किया था, वो पेरिस के ठीक बाहर रैतौंद नामक जंगल था। 21 जून 1940 को मार्शल पैता द्वारा युद्ध विराम संधि पर सहमति के हस्ताक्षर किए जाने के 4 दिन बाद इस तथ्य पर जोर देने के लिए कि युद्ध विराम कोई कूटनीतिक समझौता नहीं बल्कि एक सख्त आदेश है, हिटलर ने ठीक इसी जगह का चुनाव किया था। गोएरिंग, रिम्बेन्ट्रॉप और हेस के साथ फ्यूहर ने इस जंगल का नज़ारा देखा था। उस नज़ारे में जो चीज़ें शामिल थीं वे थीं मार्शल फर्श की मूर्ति, एक शयनयान जो जर्मनों के समर्पण के समय वहाँ मौजूद था, और एक शिलालेख जिसमें जर्मन साम्राज्य के आपराधिक अहंकार की निंदा की गई थी। इन चीज़ों की ओर से हिटलर ने घृणा, तिरस्कार, प्रतिशोध और विजय के भाव से देखा था। वो वहाँ कुछ ही मिनट रुका था, जिस दौरान उसने पैता की युद्ध विराम संधि की भूमिका सुनी थी और विजयी भाव से बजाई गई जर्मन राष्ट्रगान की धुन सुनने के बाद वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद उसकी सेना ने उस शिलालेख को उड़ा दिया, उस स्मारक स्थल को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उस शयनयान को वहाँ से हटाकर बर्लिन भेज दिया। हिटलर के लिए ये थर्ड राइख की विजय और 1918 की हार के प्रतिशोध का प्रतीक था। इसके बाद गेस्तापो ने घाव पर और नमक रगड़ते हुए अपने मुख्यालय के लिए एवेन्यू फश का चुनाव किया। जर्मन शब्द, जिसका हिंदी अनुवाद है सीक्रेट स्टेट पुलिस, खुफिया पुलिस, का संक्षिप्त रूप था। इस संगठन की स्थापना 1933 में गोएरिंग ने की थी और यह हिमलर के नियंत्रण में काम करती थी। गेस्तापो जर्मन सेना की सबसे ज़्यादा घृणित शाखा थी, जो इसके लिए कुख्यात थी कि उसके द्वारा गिरफ्तार किए गए लोग दोबारा दिखाई नहीं देते थे। गेस्तापो का आतंक ऐसा था कि अगर किसी व्यक्ति को गेस्तापो उठा ले जाती थी तो पेरिस के लोग ये कहने के बजाय कि अमुक व्यक्ति को गेस्तापो उठाकर ले गई है, ये कहते थे कि अमुक व्यक्ति को एवेन्यू फश ले जाया गया है। गुप्तचरों को गिरफ्तार करना गेस्तापो की जिम्मेदारी थी। वो आंशिक रूप से वही काम संभालती थी जो पार्टी सुरक्षा सेवा एसडी करती थी। ये दोनों ही एसएस नियंत्रित सुरक्षा सेवा हाइसिचर हाइटशाहटेम्प्ट या आरएचएसए के प्रभाग थे। दोनों विभागों के काम में मामूली फर्क था और मित्र राष्ट्रों की निगाहों में वो एक ही थे। दोनों के अधिकारी और नॉन कमीशन्ड अधिकारी एसएस के सदस्य थे, जो हिटलर के अत्यंत ट्रेंड अंगरक्षक थे। न्यूरेमबर्ग के मुकदमे में दोनों संस्थाओं पर संयुक्त रूप से अभियोग लगाया गया था। एवेन्यू फश की 82, 84 और 86 नंबर की तीनों इमारतों पर एसडी और गेस्तापो का कब्जा था। यहाँ 84 नंबर की इमारत थी। यहाँ एफ सेक्शन के पकड़े गए गुप्तचरों को भेजा जाता था। 84 नंबर में गेस्तापो टीम का प्रमुख अधिकारी था स्टर्मबैनफ्यूहर जोसेफ कीफा। 84 नंबर की इमारत भव्य थी। उसकी छत काफ़ी ऊंची थी और संगमरमर की चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिलों तक जाती थीं। चौथी मंजिल पर कीफा का ऑफिस और आवासीय क्वार्टर थे। झाड़ फानूस से युक्त एक बड़े कमरे का इस्तेमाल ऑफिस के रूप में किया जाता था और मकान के पिछले हिस्से में शयनकक्ष और रसोई और एक हॉल था। लकड़ी की एक सफ़ेद सीढ़ी हॉल से 5वीं मंजिल तक जाती थी। 5वीं मंजिल पर कुछ छोटे अंधेरे कमरे थे जो मूलतः तो नौकरों के रहने के लिए थे, लेकिन गेस्तापो ने इन कमरों को 7 छोटी जेल की कोठरियों में बदल दिया था।
मकान के इस मंजिल के सामने के हिस्से के 2 किंचित बड़े कमरे गार्ड और दुभाषिया अर्नेस्ट फोक्ट द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ एक स्नान कक्ष और 2 शौचालय थे, जिसमें से एक का इस्तेमाल कैदियों द्वारा किया जाता था। नूर को 4 गार्ड सीधे 5वीं मंजिल पर अर्नेस्ट फोक्ट के ऑफिस में ले गए। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब काख्तो और फोक्ट ने उनके बिस्तर के बगल की मेज से एक नोटबुक जब्त की थी, जिसमें उनके संकेत और संदेश लिखे थे। ये वही नोटबुक थी जिसे वीनो ने उनसे नष्ट करने का आग्रह किया था। उन्होंने उनका रेडियो सेट भी जब्त कर लिया था। ये गेस्तापो के हाथ लगा बेशकीमती उपहार था। जब नूर को उनके कमरे में ले जाया जा रहा था तब भी वो गुस्से में भरी थी। उन्होंने फोक्ट के सवालों के जवाब में उग्र रूप अपनाया हुआ था और बार बार केवल एक ही बात कह रही थी, कुछ भी क्यों ना हो वो कुछ नहीं बताएंगी। लेकिन फोक्ट तब भी लगातार सवालों की बौछार करता रहा। तुम किसके साथ काम कर रही थी? वो कौन लोग थे जिनसे तुम हर रोज़ मिलती थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें गुप्त अड्डे उपलब्ध कराए थे? नूर जिद पूर्वक खामोश बनी रही और अंत में फोक्ट ने उन्हें उनके कमरे में भेजने का फैसला किया। नूर ने पूछा, क्या वो नहा सकती हैं? यह असामान्य सा आग्रह था, लेकिन उन्होंने उनके साथ समझौते का रुख अपनाना बेहतर समझा और इसलिए उनका आग्रह मान लिया। लेकिन पहरेदारों ने दरवाजे को हल्का सा खुला रहने दिया ताकि वो उन पर नज़र रख सकें। इस पर नूर ने एक बार फिर पूरी तरह झल्लाते हुए कहा, वो कपड़े उतारना चाहती हैं और पूरी तरह नहाना चाहती हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पहरेदार उनको देखते रहें। फोक्ट ने सोचा कि ऐसी ज़बरदस्त कैदी को संतुष्ट रखने में ही भलाई है, इसलिए वो इस पर राज़ी हो गया और उसने पहरेदारों से दरवाज़ा बंद कर देने को कह दिया। कुछ ही सेकंड में नूर बाथरूम की खिड़की के सहारे बाहर निकलकर उस पतले से गटर पर खड़ी हो गई जो खिड़कियों के बगल से नीचे की ओर चला गया था। वे सहारे के लिए टाइल्स को थामे हुए किसी बिल्ली की तरह चल रही थी। नूर कभी गिरती नहीं थी। वो पहले भी अपने एरियल लटकाने के लिए छप्परों पर चढ़ जाया करती थी। उन्होंने भागने की कोशिश करने में ज़रा भी वक्त ज़ाया नहीं किया। फोक्ट नूर को अकेला छोड़कर पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए उसने बगल के शौचालय में जाकर उसकी खिड़की से बाहर झाँका था। वो नूर को गटर पर खड़ा देखकर हैरान रह गया। नूर फोक्ट की मौजूदगी से बेखबर उसी की खिड़की की ओर बढ़ रही थी। फोक्ट नहीं चाहता था कि उनका ध्यान भटके और वो डगमगा जाए। वहाँ से गिरने का मतलब था मौत। वो अपनी खिड़की पर पहुँचने तक उनका इंतज़ार करता रहा और फिर धीरे से बोला, मैदिलिन, बेवकूफ़ी मत करो, तुम अपनी जान ले लोगी। अपनी माँ का ख्याल करो, अपना हाथ मुझे पकड़ाओ। उसे देखकर नूर को झटका सा लगा। वो पहले हिचकिचाई और फिर उन्होंने उसके बड़े हुए हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया। फोक्ट ने उन्हें उनके कंधे पकड़कर अंदर खींच लिया और उनकी कोठरी की ओर ले गया। नूर हारी हुई होकर कोठरी के संकरे से बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद को कोस रही थी। गटर से नीचे गिरकर मर जाने के बजाय खुद को पकड़ा देने की वजह से स्वयं को चीख चीख कर कायल कह रही थी। वे कुंठा और क्रोध से लगभग पागल हो उठी थीं। अंत में फोक्ट ने नूर से मिलने उनके साथ ही गिलबर्ट नॉर्मन को ले आने का फैसला किया। जून में आंद्रे बोहिल और लॉरांतस के साथ गिरफ्तार होने के समय से ही नॉर्मन को एवेन्यू फर्स्ट की जेल में रखा गया था। नूर उन्हें देखकर हैरान में पड़ गई। फोक्ट ने नॉर्मन से कहा कि वो नूर को शांत करें और उनसे कहें कि आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मन ने अपनी ओर से कोशिश की। जिस तरह वे एवेन्यू फर्स्ट में मिले अपने दूसरे जासूस साथियों से कहते आए थे, उसी तरह उन्होंने नूर से कहा कि जर्मनों को सब कुछ मालूम है और कुछ भी छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ज़रा भी अंतर नहीं पड़ेगा। एवेन्यू फर्स्ट में नॉर्मन को अच्छी खासी सहज स्थिति में देखकर नूर का गुस्सा और भी भड़क उठा। उन्होंने फोक्ट के सामने उसके साथ सहयोग करने को इनकार कर दिया और खामोश बनी रही। फोक्ट उन्हें मनाने की भरसक कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें डिनर के लिए अपने कमरे में आने का आदेश दिया। उनके सामने इंग्लिश टी और सिगरेटें पेश की। उन्होंने चाय ले ली और फुफकारती हुई सिगरेटें पीती रहीं, लेकिन खाने को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। फोक्ट ने अब दिमागी खेल खेलने शुरू कर दिए, जो वो कैदियों का मनोबल गिराने के लिए किया करता था। उसने दिखाया कि उन लोगों ने नूर की नोटबुक के संकेतों को समझ लिया है। उसने उन्हें उन खतों की कॉपियाँ भी दिखाईं जो नूर के अगस्त लाइसेंडर के माध्यम से अपनी माँ को भेजे थे। साथ ही उसने एफ सेक्शन को भेजी गई रिपोर्ट्स और खतों की फ़ोटोकॉपीज़ भी दिखाई। फोक्ट ने कुछ इस तरह का प्रभाव छोड़ने की कोशिश की कि जर्मन्स को पहले से ही बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, इसलिए कुछ भी छुपाने का कोई अर्थ नहीं है।
फोर्थ ने नूर को और भी जोखिम की स्थिति में होने का एहसास कराने के उद्देश्य से उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि बेकर स्ट्रीट में जर्मनों को कोई मुखबिर बैठा हुआ है। उसने कहा, मुझे मालूम है मॉरिस बकमास्टर तुम लोगों का मुखिया है और तुम लोगों का ट्रेनर ब्यूली हैम्पशायर में होता है। उसने ब्यूली का उच्चारण भी एकदम ठीक ठीक किया। और ये कि तुमने अपना पैराशूट ट्रेनिंग मैनचेस्टर में रिंगवे से प्राप्त किया है। उसने कुछ स्कूलों के आसमान से ली गई तस्वीरें भी दिखाईं। नूर ने पैराशूट ट्रेनिंग नहीं लिया था, इसलिए ये सूचना गलत थी। तब भी नूर को ये जानकर झटका लगा कि जर्मन्स को उनके ट्रेनिंग स्कूल्स के ब्यौरे की जानकारी थी। इसका वही प्रभाव हुआ जिसकी उम्मीद थी। निश्चय ही लंदन में तुम्हारा कोई गुप्तचर है, नूर ने चकित होते हुए कहा। फोर्थ ने उन्हें सोचने का मौका दिया। वो आधी रात तक उससे सवाल करता रहा, लेकिन नूर से कुछ भी हासिल नहीं कर सका। अंततः उसने पूछताछ बंद कर दी। अगली सुबह पूछताछ फिर शुरू हुई। फोर्थ ने नूर को उनके संदेशों की फ़ोटोकॉपीज़ दिखाते हुए पूछा, वे कौन लोग थे जिनका जिक्र उन संदेशों में है, वो क्या करते थे? नूर फिर चुप बनी रही। इसके बाद उसने नूर से कहा, हो सकता है कुछ लोगों ने तुम्हें रात भर के लिए कमरा उपलब्ध कराते हुए छोटे छोटे मामलों में तुम्हारी मदद की हो। अगर तुम नाम नहीं बताओगी तो ये बेकसूर लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्योंकि अंततः हम हर किसी को गिरफ्तार करेंगे। फोर्थ पूछताछ करने में बहुत दक्ष था और उसे तरह तरह की युक्तियों में महारत हासिल थी। एवेन्यू फर्स्ट में वो पुलिसिया वेशभूषा में नहीं होता था ताकि वो डरावना ना दिखाई दे, लेकिन उसकी एक तस्वीर थी जिसमें वो पूरी एसडी वर्दी पहने हुए बाकी पुलिसकर्मियों के साथ एवेन्यू फर्स्ट में खड़ा दिखाई दे रहा था। एक और वो बहुत डरावने अंदाज में बात कर रहा था, दूसरी ओर वो नूर को भ्रमित करते हुए उम्मीद कर रहा था कि उसकी शालीनता से प्रभावित होकर नूर अपनी चुप्पी तोड़ दे। लेकिन नूर ने कुछ भी नहीं बताया। उनका अड़ियल रवैया फोर्थ की जिद से टक्कर ले रहा था और जर्मन के हाथों कुछ भी नहीं लग रहा था। कीफा ने रेडियो विशेषज्ञ जोसेफ गोइट्स की मदद ली। गोइट्स ने लंदन के साथ इंग्लैंड स्पील नामक खतरनाक रेडियो छल किया था। जैसे ही जर्मन वायरलेस सेट जब्त कर लेते थे, वे उनका इस्तेमाल बहुत आसानी से लंदन के लिए प्रसारण करने में कर सकते थे। सारे सेटों में वो खास क्रिस्टल होते थे जो उस खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होते थे, जिनका इस्तेमाल आने और जाने वाले संदेशों के सिलसिले में लंदन के साथ संपर्क के लिए किया जा सकता था। गोइड्स ने ऑपरेटरों की प्रसारण शैली का अध्ययन किया था और इस शैली की नकल करने में वो सफल रहा था। वो समान फ्रीक्वेंसी पर लंदन से संपर्क करके उसे इस भ्रम में डाल देता था कि उसी का जासूस युद्ध क्षेत्र से प्रसारण कर रहा है। शुरू में तो गोइड्स अकेले ही काम करता था, लेकिन जैसे ही ये खेल बढ़ने लगा तो उसे जोसेफ प्लेक, फोन क्रैपी और वेर्नर गोयल का सहयोग मिलने लगा। रेडियो की इस चालबाजी के दौरान इन चारों में से हर व्यक्ति 3-4 छलपूर्ण प्रसारण करता था। ये आपस में मिलकर बेकर स्ट्रीट को झूठे संदेश भेजते थे और वहाँ से उपकरणों और अतिरिक्त बलों की मांग करते थे, जिन्हें जर्मन अपने कब्जे में ले लेते थे। वे इस रेडियो छल का इस्तेमाल एसओई गुप्तचरों के ठिकानों का पता लगाने और अन्य गुप्तचरों को अपने जाल में फंसाने के लिए भी कर सकते थे। गोइड्स ने कनाडाई गुप्तचरों मैकालिस्टर और पिकर्स गिल्ड के वायरलेस सेटों और बाद में नॉर्मन के वायरलेस सेट का इसी तरह सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। इन प्रसारणों के नतीजों में जैक एक्जावियो और गोबेक जील की गिरफ्तारियां संभव हुई थी। अब गोइड्स ने नूर से निपटने की कोशिश की। वो नूर को अपने ऑफिस में ले गया, जहां उसने उनसे उनके सिक्योरिटी चेक और उनके काम के कुछ तकनीकी पहलुओं को उजागर कराने की चेष्टा की। उसे भी एक बार फिर खामोशी की दीवार का सामना करना पड़ा। अपने वचन की पक्की नूर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गोइट्स के पास नूर की डायरी में दर्ज पुराने संकेत तो थे ही और उनका रेडियो सेट और क्रिस्टल भी थे। उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए लंदन के लिए प्रसारण किया और ऑपरेशन डायना नामक रेडियो छल आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि उसने उनकी खास प्रसारण शैली की भी नकल कर डाली। 17 अक्टूबर को जर्मनों ने पोस्ते मैदलिन पर संदेश भेजा, मेरे छिपने की जगह असुरक्षित, नया पता बेलियाकू 157 ग्यू वैक्सा जीतोगिक्स स्ट्रीट पेरिस, पासवर्ड द ला पाक द मैस्यू द गुआल, ये पूरी तरह सुरक्षित, गुड बाय। ग्रेंडन के रिसीविंग स्टेशन पर सिग्नल्स ऑपरेटर ने ध्यान दिया कि संदेश में सिक्योरिटी चेक तो मौजूद था, लेकिन ब्लफ चेक नहीं था। बावजूद इसके कि नूर मध्य अक्टूबर को पूर्णिमा की रात के लाइसेंडर से लौटी नहीं थी, लंदन को कोई चेतावनी नहीं मिली थी। उन्होंने जवाब दिया कि नए गुप्त अड्डे का पता मिला।
लियो मार्क्स नूर में हमेशा खास दिलचस्पी लेते रहे थे और उनके संदेशों को गौर से पढ़ते थे। उन्होंने गौर किया कि सितंबर के अंत तक के उनके संकेतों में कोई त्रुटियां नहीं होती थी। उनके सारे सिक्योरिटी चेक बिल्कुल सही होते थे। वो मन ही मन उन पर गर्व करते थे। उन्होंने ग्रैंडिंग के ऑपरेटर से कहा था कि उन्होंने नूर को एक विशेष सिक्योरिटी चेक दिया था, इसलिए उनके वायरलेस संदेशों को बारीकी से देखो और उस सिक्योरिटी चेक पर नज़र रखो। लेकिन 53A स्टेशन पर बैठी लड़कियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन नूर को लंदन में मार्क्स के साथ हुई लंबी चर्चा याद थी। उसे उस बात की भी याद थी जो उन्होंने उनके विशेष सिक्योरिटी चेक के बारे में कही थी। उन्होंने नूर से कहा था कि वो कभी भी 18 अक्षरों की फ्रेज का इस्तेमाल ना करे। अगर उन्होंने कभी ऐसा किया तो वो समझ जाएंगे कि वो पकड़ी गई हैं। गोइट्स की मार्फत भेजे गए अपने पहले संदेश में नूर ने 18 अक्षर लंबी एक ट्रांसपोजिशन की भेजी थी। बाद में मार्क्स ने उस संदेश को देखा और नूर द्वारा लगाई गई मदद की गुहार पर उनका ध्यान गया। वे उसे तुरंत बक मास्टर के पास ले गए और उनसे बोले कि उन्हें लगता है कि नूर कैद में है। लेकिन बक मास्टर ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो दो तरफा आदान प्रदान को जारी रखने का इरादा रखता है। इस फैसले के नतीजे में एफ सेक्शन के गुप्तचरों की और भी मौतें हुई थी। मार्क्स ने प्रार्थना की कि नूर की कोडिंग एक चूक हो सकती है, लेकिन अपने दिल में वो जानते थे कि नूर ने उन्हें खास सिक्योरिटी चेक भेजे हैं और उन्हें सबसे खराब स्थिति की आशंका होने लगी है। लेकिन इसके बाद से लंदन हल्का सा चौकन्ना हो गया था। गोइट्स ने रसद के 12 कंटेनरों की मांग की थी, लेकिन उसे एक ही कंटेनर मिला। जर्मन जानते थे कि सिक्योरिटी चेक के बिना संदेश विश्वसनीय नहीं होंगे और जल्दी ही उनका भांडा फूट जाएगा। फोक्ट ने अब एक अलग युक्ति अपनाई। उसने नूर को तनाव मुक्त करने की कोशिश की। वो उनसे यहाँ वहाँ की चीज़ों के बारे में बातें करता, कभी उनके परिवार के बारे में बात करता, लेकिन इस सारी कवायद के नतीजे में उसे सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि उसका नाम नोरा बेकर है। नूर ने एक बार फिर वही नाम बताया जो उन्होंने बाला चोविस्की और प्रॉस्पर सर्किट के दूसरे लोगों को बताया था, जिनका ख्याल था कि नोरा बेकर उनका वास्तविक नाम है और जीन मैरी उनका छद्म नाम है। नूर ने अपनी वास्तविक पहचान सर्किट के उन लोगों तक से छुपा कर रखी थी जिनके साथ उसकी अत्यंत घनिष्ठता थी। वो ये बात उजागर नहीं करना चाहती थी कि उनका नाम इनायत खान है, क्योंकि हिदायत अभी फ्रांस में ही थे और वो नहीं चाहती थी कि गिस्तापो हिदायत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे और उनको या उनके बच्चों को बंधक बनाकर उन्हें यानी कि नूर को बोलने के लिए विवश कर दे। चूँकि नूर को यातनाएं नहीं दी जा रही थी, इसलिए वक्त के गुजरने के साथ साथ एवेन्यू फर्स्ट की पुलिस के प्रति उनकी उग्रता धीरे धीरे ठंडी पड़ती गई। फोक्ट ने विशेष रूप से खुद को गिस्तापो के मैत्रीपूर्ण पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्हें खुश करने की कोशिश की थी। वो उनसे हर रोज़ बातें किया करता था, जितना उससे बन पड़ता था उनसे जानने की कोशिश करता था। नूर अपनी माँ के बारे में बातें करती थी, जिससे फोक्ट ने नतीजा निकाला कि वो अपनी माँ को बेहद प्यार करती थी। उनसे जानकारी उगलवाने के लिए कभी कभी वो उन्हें अपने कमरे में डिनर के लिए बुला लेता था, लेकिन नूर ने कभी लापरवाही नहीं की। और हालांकि वो कई चीज़ों पर चर्चा किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मुहिम के बारे में या उन आदमियों के बारे में जिनके साथ वो काम करती रही थी अपनी ज़बान से एक भी बात फिसलने नहीं दी। कभी कभी वो अपने शब्दों को बहुत सावधानीपूर्वक चुनते हुए जानबूझकर कोई ऐसा मामूली सा तथ्य उजागर कर देती थी जिसकी जानकारी उसे पहले से ही होती थी और जो किसी के लिए भी किसी काम का नहीं होता था। बाद में गोइट्स और कीफा ने अपने शपथ पत्रों में कहा था कि नूर को पकड़े जाने के नतीजे में कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फोक्ट ने बाद में जीन ओवर्टन फुलर से कहा था कि वो नूर जैसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिला। उसने नूर के साहस, बहादुरी और भलमन साहस की बहुत सराहना की थी। एक बार उसने पूछा था, क्या तुम्हें लगता है तुमने इस काम को अपनाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और तुम्हारी कुर्बानी बेकार गई, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेंच सेक्शन के 3/4 हिस्से का सफाया कर दिया है। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपने देश की सेवा की है और यही मेरा इनाम या मुआवजा है। नूर आसान कैदी नहीं थी। उनकी तरह तरह की मांगी थी। उन्हें धुले हुए कपड़े, गुसलखाने संबंधी चीज़ों और कागज़ों की मांग की और अनुरोध किया कि किसी व्यक्ति को फैजादगी स्ट्रीट स्थित उनके मकान में भेजकर वो सामान मंगा लिया जाए। उनका ख्याल था कि इससे सोलांज को पता चल जाएगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने सामान लेने जा रहे व्यक्तियों के हाथों एक संक्षिप्त पत्र भेजा था,
जिसमें कहा गया था कि पत्रवाहक को अमुक अमुक चीज़ें दे दी जाएं। लेकिन सोलांज को मालूम नहीं था कि नूर कैद की जा चुकी है। इसका फ़ायदा उठाते हुए फोक्त ने वो सामान लेने पिए काख्तो को भेजा। उसका ख्याल था कि वे लोग उसे फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन का सदस्य समझेंगे और इस तरह वो कुछ और जानकारी जुटा लेगा और संभव है दूसरे गुप्तचरों का भी पता लगा ले। जैसे कि उम्मीद थी, जब 17 अक्टूबर को काख्तो सोलांज के फ्लैट पर गया तो उसे वहाँ गैरी और उसकी पत्नी मिली। उसने वापस आकर फोक्त को उसकी सूचना दी। गैरी दंपति ने मैडम एंगो की गिरफ्तारी के बारे में सुनने के बाद अपना फ्लैट छोड़ दिया था और अब लंदन के लिए कोई विमान प्राप्त करने की कोशिश में लगे थे। वे 16 अक्टूबर को सोलांज के फ्लैट में इसी उम्मीद से रहने आ गए थे कि उन्हें वहां उड़ान के बारे में कोई संदेश मिल जाएगा। अगले ही दिन उन्हें काख्तो ने वहां देख लिया। अब काख्तो, फोक्त और 3 अन्य अधिकारी उस अपार्टमेंट में पहुंच गए जहां गैरी दंपत्ति ने अभी अभी अपना नाश्ता समाप्त किया था। उन्होंने गैरी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एवेन्यू फर्स्ट ले जाया गया। नूर को इन गिरफ्तारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही सोलांज को थी, क्योंकि वो पहले ही फ्लैट से जा चुकी थी। उन्हें लगा कि गैरी दंपत्ति अचानक चले गए हैं, जैसा कि वो अक्सर किया करते थे। 30 अक्टूबर को चार्ल्स वादविए, पॉल ओरेगी और उनके सहयोगी इमैनुएल द सियेस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फोक्त और कीफा को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि नूर इन लोगों को जानती थी और उन्होंने इनके साथ काम किया था, क्योंकि उन्होंने किसी के भी बारे में कुछ नहीं बताया था। अब 84 एवेन्यू फर्स्ट में वो बहुत से गुप्तचर बंद थे जिन्होंने साथ मिलकर काम किया था। नूर नॉर्मन से पहले ही दिन मिल चुकी थी। ऑगी गैरी भी वहीं थे। उन्हें 2 अन्य लोगों से संपर्क स्थापित करना था। एक रात नूर ने अपनी कोठरी की दीवार पर ध्वनि संकेतों मार्स कोड का इस्तेमाल करते हुए पड़ोसी कैदी के लिए एक संदेश भेजा। उन्हें लगभग तुरंत ही जवाब मिल गया। उस कैदी ने कर्नल लियोन फेयर के रूप में अपनी पहचान बताई। उसने बताया कि वो उस अलायंस सर्किट का पूर्व प्रमुख था जिसने MI6 के साथ काम किया था। नूर ने उसे बताया कि वो एक ब्रिटिश गुप्तचर है। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और भागने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दूसरे गुप्तचर से नूर ने संपर्क स्थापित किया वो थे कैप्टन जॉन AR स्टार, गुप्त नाम बॉब। ये डीजो इलाके में सक्रिय थे और एक्रोबेट सर्किट के F सेक्शन गुप्तचर थे। इन्हें एक डबल एजेंट द्वारा धोखा दिए जाने की वजह से 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। स्टार को पहले डीजो की जेल में भेजा गया था, फिर फैंग की जेल में और अंत में एवेन्यू फर्स्ट ले आया गया था। इन तीनों ने मिलकर भागने की साहसिक योजना बनाई। अगर ये योजना सफल रही होती तो वो इतिहास की पुस्तकों में द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे दुस्साहसिक और नाटकीय प्लान के रूप में दर्ज की गई होती। स्टार पेशे से पोस्टर आर्टिस्ट था। कीफा ने पाया कि वो अच्छा नक्शा नवीस है और उसमें रेखांकन तैयार करने की कमाल की प्रतिभा है। कीफा ने उससे बहुत सा काम करवाया था। डीजो और फेंग की जेलों का स्टार का अनुभव बहुत डरावना रहा था और एवेन्यू फर्स्ट उसे काफ़ी सौहार्दपूर्ण लगा था। उसने जर्मनों के साथ सहयोग करने का निश्चय किया और वे जो भी करने को कहते थे वो करता था। नक्शों की प्रतियां तैयार करना, यहाँ तक कि छवि चित्र और ग्रीटिंग कार्ड्स तैयार करना। वो जिस कोठरी में था वो पहरेदारों के कमरे से लगी थी, जिसमें एक 4-मैन गार्ड स्थायी रूप से मौजूद रहता था। कीफा जल्दी ही उससे ऐसे विषयों के रेखांकन तैयार करवाने लगा जिन्हें गोपनीय रखा जाना ज़रूरी था। अगर वो भाग जाता तो कीफा का ऑफिस जोखिम में पड़ जाता, इसलिए उसने पहरेदारों से स्टार के मामले में ज़्यादा सतर्क रहने को कह रखा था। स्टार का इस्तेमाल जर्मन अपने रेडियो षड्यंत्रों में भी करते थे। उसे नीचे उस कमरे में ले जाया जाता था जहां प्लेग जब्त किए गए वायरलेस सेट से लंदन को संदेश भेजता था और जर्मनों द्वारा भेजे जाने वाले जाली संदेशों की शब्दावली की स्टार से जांच कराता था कि वे संदेश खास अंग्रेजी शैली में लिखे गए हैं या नहीं। स्टार सहयोग करता था और इसलिए उसे जल्दी ही जर्मनों के गुप्तचरों की गुप्तचरी संबंधी काम के बारे में, उनके वायरलेस ऑपरेटरों के बारे में, गिरफ्तार गुप्तचरों के बारे में और दुश्मन की खुफिया सेवाओं के संगठनकर्ताओं के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल करने का मौका मिला। यही वो समय था जब नूर को गिरफ्तार करके एवेन्यू फर्स्ट लाया गया था। स्टार ने नूर के बारे में उन जर्मन अधिकारियों से सुन रखा था जिन्होंने उसे बताया था कि नूर ने बहुत उग्र विरोध किया था और उसकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल रही थी। एक अधिकारी ने तो स्टार को अपनी उंगलियों पर नूर के दांतों के निशान तक दिखाए थे। स्टार को बताया गया था कि नूर ने एवेन्यू फर्स्ट लाए जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर भागने की कोशिश भी की थी।
क्योंकि स्टार को नक्शों और रेखांकन संबंधी कामों के लिए आमतौर से पहरेदारों के कक्ष में ले जाया जाता था, वो नूर को कीफा के ऑफिस में ले जाते हुए देख सकता था। वे आमतौर से पोलो नेक जंपर, नेवी ब्लू स्लैक्स और प्लिम सोल्स पहना करती थी। ये वो कपड़े थे जिन्हें पहने हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एक बार उन्होंने सोलांज के यहाँ से धुले कपड़े लाने का आदेश तो दिया था, लेकिन इन्हें और भी चीज़ें बदलनी ज़रूरी थी। एवेन्यू फर्श के कैदियों को पहरेदारों के कमरे के लाइब्रेरी से कोई पुस्तक चुनने की छूट थी, और जब स्टार अपने लिए पुस्तक लाने वहाँ गया था तो उसने नूर को बहुत करीब से देखा था। नूर ने पहरेदारों से पहले ही अपने लिए कागज़ मंगा लिए थे, और जिस दौरान उनसे पूछताछ नहीं की जा रही होती थी वो अपनी कोठरी में बैठकर लिखा करती थी और लिखती ही रहती थी। रात के समय स्टार को उनके कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी कोठरी स्टार की कोठरी के सामने थी। वो उन्हें सांत्वना देना चाहता था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे दे। जिस एकमात्र जगह का इस्तेमाल सभी लोग करते थे वो शौचालय था। एक दिन उसने अपने हाथ से पेंसिल छूट जाने का नाटक किया और उसे उठाने के लिए झुकते समय नूर के दरवाजे के अंदर एक नोट सरका दिया। उसने नूर से कहा था, आप खुश रहें, आप अकेली नहीं हैं, और हो सकता है हम भागने का कोई उपाय निकाल लें। उसने नूर से कहा, मेरे और नोट तुम्हें शौचालय के बेसिन के नीचे मिलेंगे। अगले दिन नूर का जवाब मौजूद था। उसने बताया कि वे एक और कैदी, जिसकी कोठरी उनकी कोठरी से लगी हुई है, कर्नल फे के साथ पहले ही संपर्क स्थापित कर चुकी हैं। अब तीनों मिलकर भागने की योजना बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे से नोट्स पर, जिनका तीनों कैदियों के बीच आदान प्रदान होता रहा, एक दुस्साहसिक योजना तैयार हुई। स्टार ने बताया कि उनके कमरे की छत यानी कि सीलिंग में एक छोटी सी खिड़की है जिसमें लोहे की 3 छड़ें लगी हैं। ये छड़ें लकड़ी के चौखटे यानी कि फ्रेम में फंसी हैं। इस चौखटे को खोलने के लिए मामूली सा स्क्रू ड्राइवर काफ़ी होगा। उन्हें एक स्क्रू ड्राइवर और एक स्टूल की ज़रूरत होगी जिस पर खड़े होकर वो फ्रेम को खोलेंगे। बाकी दोनों कैदियों ने बताया कि उनकी छत की खिड़कियों की लोहे की छड़ें छत की दीवार में ही कसी हैं, जिन्हें हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये समस्या अप्रत्याशित रूप से सुलझ गई। एक दिन सफाई करने वाली स्त्री ये शिकायत करते हुए गार्ड के कमरे में दाखिल हुई कि कारपेट स्वीपर काम नहीं कर रहा है। स्टार उछल पड़ा और उसने मदद की पेशकश करते हुए उसे कारपेट स्वीपर्स के बारे में सब कुछ आता है बोला। उसने स्वीपर को ठीक करने के लिए औजारों की मांग की, लेकिन जर्मन उस पर करीब से निगाह रखे थे और इसलिए वो उनकी मौजूदगी में स्क्रू ड्राइवर छुपा नहीं सका। इसलिए उसने कारपेट स्वीपर को बुरे ढंग से सुधारा। वो जानता था वो जल्दी ही फिर से ख़राब हो जाएगा। जैसे कि उम्मीद थी, सफाई कर्मचारी एक बार फिर उसके पास वो बिगड़ी हुई मशीन लेकर आ गई और उसने एक बार फिर उसे औजारों का बक्सा पकड़ा दिया। इस बार जर्मन उतने करीब से नहीं देख रहे थे, इसलिए वो एक स्क्रू ड्राइवर छुपा लेने में कामयाब हो गया। उसने वो स्क्रू ड्राइवर नूर और फेयर के लिए शौचालय में छुपा दिया। उन्हें उसका आपस में आदान प्रदान करते हुए तब तक बारी बारी से इस्तेमाल करना था जब तक कि उनकी खिड़कियों की छड़ें ढीली नहीं हो जाती। चूँकि स्टार की खिड़की की छड़ों को हटाना ज़्यादा आसान था, इसलिए स्क्रू ड्राइवर उसे तब दिया जाना था जब बाकी दोनों अपना काम पूरा कर लेते। स्टार को खिड़की तक पहुंचने का कोई तरीका निकालना ज़रूरी था। अगर वो अपने पलंग को कमरे के बीच तक खिसकाता तो गार्ड्स को तुरंत शक हो जाता। इसलिए एक दिन उसने अपना पलंग कमरे के दूसरे सिरे तक सरका लिया। जब गार्ड्स ने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि वो बस दृश्य को बदलना चाहता है। हालांकि वो इसके स्पष्टीकरण से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद स्टार कुछ दिनों तक पलंग को नई नई जगहों पर सरकाता रहा। जब गार्ड ने उस सिलसिले को निरंतर जारी रहते देखा तो उन्होंने इसमें दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। तब उसने पलंग को कमरे के बीचों बीच में सरका लिया। इसके बावजूद खिड़की तक पहुंचने के लिए उसे एक कुर्सी की ज़रूरत थी, इसलिए वो गार्ड के कमरे से कुर्सी ले आया। इसके बारे में भी उससे सवाल हुए, जिनके जवाब में उसने कहा कि उन्हें अपने कपड़े रखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए वो एक कुर्सी ले रहे हैं। इस एक बार फिर गार्ड्स ने बात वहीं ख़त्म कर दी। खिड़की तक पहुंचने की समस्या नूर के सामने भी थी। उनका पलंग दीवार से जुड़ा था, जिसे मोड़कर दीवार से सटा दिया जाता था। उसे सरका कर कहीं ले जाने का उपाय नहीं था। वे खिड़की तक पहुंचने के लिए पलंग के सिरे पर खड़े होकर आगे की ओर झुकती थी। उनका कद भी छोटा था। एक रात स्टार ने धम की तेज़ आवाज़ सुनी। आवाज़ इसलिए आई थी क्योंकि नूर पलंग से गिर पड़ी थी। वे पलंग के सिरे पर खड़ी झुककर खिड़की की छड़ों को खोलने की कोशिश कर रही थी। गार्ड कमरे की ओर भागे, लेकिन घबराई हुई नूर ने कहा कि वो छड़ों से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। गार्ड्स ने नूर पर संदेह नहीं किया और नूर ने जल्दी ही उनसे छुटकारा पा लिया।
उन लोगों ने अधलटकी छड़ों या स्क्रू ड्राइवर की ओर ध्यान ही नहीं दिया। चूंकि फे और नूर लोहे की छड़ों को हटाने के काम में लगातार लगे थे, इसलिए छतों के छेद उजागर होते जा रहे थे। नूर ने स्टार से पूछा कि क्या आप छेदों को ढकने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम कर सकते हैं। उसने चेहरे के पाउडर की सलाह दी। इसलिए नूर ने सोलांज से अपनी एक और प्रसिद्ध पार्सल मंगाने के लिए आदमी भिजवाया। इस बार उन्होंने ओ द कोलोन और सेंट की मांग की। जब वो आ गया तो उन्होंने उसका कुछ हिस्सा फे को दे दिया, जिसके लिए उन्होंने शौचालय के उसी लेटर बॉक्स का इस्तेमाल किया। सोलांज को अभी भी ये जानकारी नहीं थी कि नूर जेल में है। वे काकतों को उनके द्वारा मंगाई गई चीज़ें सौंपती नहीं। काकतो नूर का दोस्त होने का स्वांग भरता रहा। नूर ने और भी कपड़ों की मांग की थी। उनके पास उसकी जेबों में कुछ मेट्रो टिकट थे जो गार्ड्स के हाथों नहीं लग पाए थे। इसमें से कुछ टिकट उन्होंने अपने साथियों को दे दिए थे, क्योंकि ये उन्हें फुर्ती से भागने में मदद करने वाले थे। सबसे पहले फे ने अपनी खिड़की की छड़ें खोली। इसके बाद स्क्रू ड्राइवर स्टार को दे दिया गया और उसने भी अपनी छड़ें खोल लीं। नूर को कुछ और वक्त लगने वाला था। अंत में उन्होंने तैयार होने का संकेत दे दिया। उन्होंने तय किया कि वो खिड़की से बाहर कूदने के पहले अपने जूते गले में लटका लेंगे और अपने अपने कंबल अपने साथ लिए रहेंगे, ताकि छत पर पहुंचने के बाद वो कंबलों को आपस में बांधकर उनके सहारे ज़मीन पर उतर सकें। 25 नवंबर की रात को स्टार गार्ड के कमरे में देर तक बैठकर कीफा का पोर्ट्रेट पूरा करने में लगा रहा। आधी रात के आसपास गार्ड दूसरे कमरे में चले गए और उन्होंने बत्तियां बुझा दी। स्टार जानता था कि नूर और फे जब अपनी खिड़कियों की छड़ें निकालेंगे तो कुछ आवाज़ होगी। गार्डों का ध्यान बटाने के उद्देश्य से वो ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाते हुए बाथरूम में गया। अंत में उसने गार्डों से कहा कि अब वो सोने जा रहा है, इसलिए एक गार्ड ने आकर उसे उसके कमरे में बंद कर दिया। वो खिड़की से निकलकर छत पर खड़ा हो गया। फे वहाँ पहले ही मौजूद था, लेकिन नूर नहीं थी। वो अभी भी अपनी आखिरी छड़ी को निकालने में लगी हुई थी। उन लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। वे इस बात के प्रति दर्दनाक ढंग से जागरूक थे कि समय गुजरता जा रहा था और छड़ को निकालने से होने वाली आवाज़ें गार्ड के कानों में पड़ सकती थी। अंत में फे ने उस छड़ को हटा दिया। उसने नूर को बाहर खींच लिया और आनंद से भरकर उन्हें चूम लिया। वे धीरे धीरे छत की लंबाई को पार करने लगे। वो ठंडी रात थी। वो हवा की चुभन को महसूस कर रहे थे। उन्होंने 84 नंबर की इमारत के पिछले हिस्से में पड़ोस के मकान की सपाट छत पर पहुंचने की कोशिश करनी थी। वो अपने अपने कंबल लिए खतरनाक ढंग से चलने लगे। तीनों में सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास भरी चाल नूर की थी। अंततः वो दूसरी ओर के मकान की छत पर पहुंच गए और कंबलों को जल्दी जल्दी फाड़ने लगे ताकि उनकी रस्सी बनाकर पहली छलांग लगा सके। लेकिन किस्मत उनके खिलाफ थी। वे रस्सी पर बमुश्किल पहला कदम बढ़ा पाए थे कि हवाई हमले का सायरन बज उठा। रैफ हमला कर रही थी। फर्श पर अटके तीनों कैदी हताश थे। उन्हें मालूम था कि उनकी गैर मौजूदगी के बारे में तत्काल पता चल जाएगा, क्योंकि जब भी कभी हवाई हमले की चेतावनी दी जाती थी, गार्ड कोठरियों की जांच करने पहुंच जाते थे। उनकी एकमात्र उम्मीद इसमें थी कि वो तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन आसमान में विमान भेदी गोलीबारी चालू हो गई थी और छतों पर सर्च लाइट की रोशनियां घूम रही थीं। वे छायाओं में छुपने की कोशिश करते हुए छत पर चित होकर लेट गए। नीचे गार्ड्स ने अलार्म बजा दिया था। सुबह 3 बजे हवाई हमले की चेतावनी के तुरंत बाद कीफा को कैदियों के भाग जाने की खबर के साथ जगाया गया। उसने तुरंत उस इलाके में पुलिस का घेरा डालने का आदेश दे दिया। अब इन 3 भगौड़ों को एक मंजिल नीचे की छत पर उतरना ज़रूरी था, लेकिन नीचे की छत ढलुआ थी। उसमें ऐसी कोई समतल जगह नहीं थी जिस पर वो खड़े हो सके। उन्होंने एक और कंबल को फाड़कर रस्सी बनाई और एक बार और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वो लटक गए। उन्होंने नीचे के मकान की खिड़की को तोड़ दी और उसके अंदर चले गए। वे सीढ़ियों पर रेंगते हुए सामने के दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजे को खोलकर बाहर झाँक कर देखा। उन्हें ये देखकर घोर निराशा हुई कि बंद था और सड़क का एक हिस्सा अवरुद्ध था। जो हिस्सा सड़क की ओर खुलता था उसे घेरा जा चुका था। उन्हें गेस्टापो के लोग टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो फंस चुके थे। फे ने तेजी से भागने का सुझाव दिया। विकल्प किसी भी सूरत में फिर से पकड़ लिए जाने का था। नूर सहमत हो गई। वे मोड़ पर पहुंचे और फे ने दौड़ लगा दी। तुरंत ही बंदूकें दंदना उठी और गार्डों ने उस पर झपट्टा मारकर उसे दबोच लिया। स्टार ने नूर को वापस मकान की ओर खींच लिया। वो लगभग निरुद्देश्य से ढंग से चले गए। सीढ़ियाँ चढ़े और बैठक कक्ष में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर से एक स्त्री उनकी ओर देख रही थी,
लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया करता, गेस्तापो घुस पड़ी और उन्होंने नूर और स्टार को पकड़ लिया। दोनों पर लातों घूसों की बौछार हुई और उन्हें पैदल चलाते हुए वापस 84 नंबर ले जाया गया। कीफा बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उसने तीनों को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और गोली मारने की धमकी दी, लेकिन उनके चेहरों को देखकर उसके भीतर कुछ घटित हुआ और उसने उन्हें ले जाने का आदेश दिया। बाद में उस रात कीफा नूर की कोठरी में गया। नूर ने अपने कमरे में दीवार पर वी का संकेत और रैफ का प्रतीकात्मक चिन्ह उकेरा हुआ था। उसने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। कीफा ने नूर से एक घोषणा पत्र पर साइन करने को कहा, जिसमें कहा गया था कि वो अब दोबारा कभी भागने की कोशिश नहीं करेंगी। उसने कहा कि वो इसी शर्त पर उन्हें एवेन्यू फर्स्ट में पहले की तरह रख पाएगा, लेकिन नूर ने इनकार करते हुए कहा कि ये उनका परम कर्तव्य है। अगर उनके लिए संभव होगा तो वो भागने की कोशिश ज़रूर करेंगी। एक बार फिर नूर झूठ नहीं बोल सकी। फेयर ने भी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सिर्फ स्टार ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसे वहां रुकने की इजाज़त मिल गई। कीफा ने मरने तार भेजकर कहा कि वे एवेन्यू फर्स्ट में इन खतरनाक कैदियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ जेल जैसी नियमित सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वो उन्हें जर्मनी भेजना चाहता था। तुरंत ही वापसी के तार से बर्लिन गेस्तापो के प्रमुख अधिकारी हॉर्स्ट कॉपकॉफ ने उन्हें सहमति भेज दी। कीफा कार्ल्सरूहे का रहने वाला था और उसकी माँ और भाई अभी भी वहीं रहते थे। उसने नूर को कार्ल्सरूहे भेजने का फैसला किया, इस उम्मीद से कि उसका भाई उसे नूर के बारे में ताज़ा जानकारी देता रहेगा और अगर वो उनसे फिर कभी कुछ पूछताछ करना चाहेगा तो उसे कार्ल्सरूहे जाने का बहाना मिल सकेगा। लेकिन कार्ल्सरूहे की जेल में क्षमता से अधिक कैदी भरे थे और इसलिए नूर को वहाँ से लगभग 20 मील दूर फोर्ट साहिम की जेल में भेज दिया गया। नूर और फेयर को एवेन्यू फर्स्ट से उसी दिन स्थानांतरित कर दिया गया था जिस दिन उन्हें भागते हुए पकड़ा गया था, यानी 26 नवंबर 1943 को। नूर जर्मनी भेजे जाने वाली ब्रिटेन की पहली महिला गुप्तचर थी। जीन ओवरटन फुलर का ख्याल था कि जब उन्हें फोर्ट साहिम की जेल के लिए स्टेशन ले जाया गया था तब उन्होंने शायद भागने की एक और कोशिश की थी, क्योंकि उनकी दोस्त रेमॉन प्रेनाथ का दावा था कि उन्होंने उन्हें नवंबर में एक बार फिर से देखा था। उनकी सांसें फूली हुई थीं और वो काफ़ी परेशान थी और पूछ रही थी क्या वे रात में आकर संदेशों का प्रसारण कर सकती हैं। नूर कभी नहीं लौटी थी और जाहिर है कि उन्हें भागते हुए पकड़ लिया गया था। बाद में नूर ने फोर्ट साहिम जेल में के गवर्नर से कहा था कि वो तीसरी बार गेस्तापो से बचकर करीब करीब भाग चुकी थी, लेकिन पकड़ ली गई थी। मुमकिन है कि गेस्तापो ने भागने की इस कोशिश को शर्मिंदगी की वजह से रिपोर्ट ना किया हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें तेज़ी से पकड़ लिया था और योजना के मुताबिक वो जल्दी ही जर्मनी के रास्ते पर चल पड़े थे। फेयर को ब्रोकशाल की जेल में भेजा गया और 30 जनवरी 1945 को सोननबर्ग में मौत की सज़ा दे दी गई थी। युद्ध के बाद अदालत में दी गई अपनी गवाही में कीफा ने कहा था कि स्टार ने जर्मनों के मन में जो भरोसा पैदा किया था, उस घटना के बाद वही भरोसा फिर जगाना बहुत मुश्किल था। स्टार ने कीफा को जिस तरह निराश कर दिया था, उसकी वजह से वो कुछ समय तक स्टार की मदद लेने से इनकार करता रहा। कीफा ने उससे उसके भागने की वजह पूछी थी, जिसके जवाब में उसने कहा था कि नूर ने उनसे भागने की योजना के साथ संपर्क किया था और अगर वो एक महिला होते हुए भी भागने का साहस दिखा सकती थी और मान लीजिए कि वो भागने में सफल हो गई होती, तो इंग्लैंड में उसका जीवन उस सूरत में असंभव हो गया होता अगर उसने भी उसी के जैसे साहस का परिचय न दिया होता। जब उसने न भागने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो कीफा ने कहा कि स्टार ने असामान्य रूप से सही व्यवहार का परिचय दिया और इसके बाद कीफा ने उसे एक बार फिर वायरलेस संदेशों के निरीक्षण के काम पर लगा लिया। उसकी पिछली जिम्मेदारियों के मुकाबले निरीक्षण का ये काम कम खतरनाक था, क्योंकि उस पर निरंतर निगाह रखी जा रही थी। उसने जर्मनों को दोबारा धोखा नहीं दिया और वो 84 एवेन्यू फर्स्ट में रखा गया आखिरी कैदी था, जहां वो जुलाई 1944 तक रहा। जर्मनों के फ्रांस से हट जाने के कुछ ही पहले उसे सैक्सन हाउजन के कॉन्सेंट्रेशन कैंप और फिर माउथ हाउजन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां जब मित्र राष्ट्रों की बढ़ती हुई सेनाओं ने कैंप पर कब्जा किया तो उसे मुक्त करा लिया गया। जेल के दस्तावेज़ों के मुताबिक नूर ने 26 नवंबर की रात कार्ल्सरूहे में बिताई और अगले दिन वे फोर्ट साहिम जेल में पहुंच गईं। एवेन्यू फर्स्ट में उन्होंने लगभग 1.5 महीना बिताया था। ब्लैक फॉरेस्ट के उत्तर में कार्ल्सरूहे से करीब 20 किलोमीटर दूर फोर्ट साहिम जेल एक असैनिक जेल थी।
फोर्ट्सहाइम जेल के कैदियों के रजिस्टर में नूर के दाखिल होने की सूचना दर्ज है। उन्हें वहां दोपहर 2:30 लाया गया और उनकी हिरासत को रक्षात्मक हिरासत कहा गया। नूर फोर्ट्सहाइम जेल में जाने वाली पहली राजनीतिक कैदी भी थी। सीधे बर्लिन से मिले निर्देशों पर नूर को अत्यंत खतरनाक कैदी के रूप में वर्णित किया गया था और कहा गया था कि उनके साथ नफ्त उन नेबल कैदियों के लिए निर्धारित नियमों के मुताबिक व्यवहार किया जाए। पूरा वाक्य था, नफ्त उन नेबल रुतकेयर उन एर वुनशट, जिसका मतलब था रात और धुंध, वापसी की ज़रूरत नहीं। इस पदावली का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था जो गायब हो चुके होते थे। इस कोटि के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में उसके दोस्तों या रिश्तेदारों द्वारा की गई पूछताछ का कभी कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नूर को सबसे कम राशन पर काल कोठरी में हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ कर रखा जाना जरूरी था। एक और जंजीर का एक सिरा हाथों से और दूसरा सिरा पैरों से जुड़ा हुआ होता था। उनसे किसी को भी बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें ग्राउंड फ्लोर की कोठरी में रखा गया था, जिसे दूसरी कोठरियों से तारों के 2 बाड़ों से अलग किया गया था और उन बाड़ों के द्वारों पर भारी भरकम ताले पड़े थे। कोठरियों की 2 कतारों के बीच तारों की बाड़ों के बाद एक गलियारा था और एक छोटे से अंदरूनी आंगन तक जाता था। चूँकि उन्हें हथकड़ियाँ पड़ी हुई थीं, इसलिए वो अपने हाथों से ना तो खा पी सकती थी और ना ही अपनी साफ़ सफाई कर सकती थी। ये काम एक चपरासिन क्या करती थी और उसे भी नूर से बात ना करने के निर्देश मिले हुए थे। अपनी कोठरी में अलग थलग पड़ी नूर को समय का कोई अंदाज़ा नहीं होता था और वे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से समय का अनुमान लगाया करती थी। जेल के पहरेदार बाहर के गलियारों में रात दिन टहलते हुए कोठरियों पर नज़र रखते थे। नूर की कोठरी का दरवाज़ा वार्डन के दौरे के समय को छोड़कर कभी नहीं खुलता था। नूर की कोठरी के दोनों ओर की कोठरियों को खाली रखा गया था। कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद जेल के गवर्नर 72 वर्षीय विल्हेम क्राउस ने इस अंग्रेज़ लड़की पर तरस खाकर इसके हाथों पे पड़ी जंजीरें हटा देने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही समय बाद कार्लसरूहे गस्तापो के प्रमुख अधिकारी ने गवर्नर को फ़ोन करके उन्हें जंजीरों से संबंधित नियमों का पालन न करने के लिए फटकार लगाई और कहा कि इन नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। नूर को एक बार फिर जकड़ दिया गया। नूर से केवल 2 ही लोग मिल सकते थे, एक चीफ वार्डन एंटर गिलियर और दूसरी वो चपरासिन जो उनकी साफ़ सफाई करती थी और हफ्ते में एक बार बदलने के लिए कपड़े लाती थी। गिलियर उसके लिए पीने का पानी और खाना लाता था। चपरासिन हर शनिवार को उनके कपड़े बदलती थी और उनकी कंघी आदि करती थी। उनके इस्तेमाल कपड़े ले जाए जाते थे। हालांकि नूर को आलू के चिप्स और पत्ता गोभी के सूप के अत्यंत कम खुराक पर रखा जाता था। वो कमज़ोर तथा भूखी बनी रहती थी, लेकिन नूर ने उन लोगों की सारी कोशिशों के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी कोठरी में व्यायाम करती थी, जंजीरों में जकड़ी हुई धीरे धीरे टहलती थी और अपने दिमाग को सक्रिय रखने की कोशिश करती थी। बुजुर्ग रॉस के मन में नूर को लेकर दुख था। उन्होंने ऐसा कैदी कभी नहीं देखा था जिसको इतनी कठोर परिस्थितियों में रखा गया हो। वो कभी कभी उनकी कोठरी में जाता था और उनके बिस्तर पर बैठकर उनसे बातचीत करता था। नूर ने उसे बताया था कि वो आदि हिंदुस्तानी है, उनके वालिद पीर रहे हैं और उन्होंने यानी कि नूर ने हिंदुस्तानी साहित्य और दर्शन का अध्ययन किया है। क्राउस समझ गए थे कि वो एक सुसंस्कृत महिला है और उसके मन में उनके प्रति बहुत इज्जत का भाव था। नूर फोर्ट्सहाइम के अपने एकांत कारावास के दौरान पूरे वक्त अपने वालिद के बारे में सोचती रहती थी और उनके सूफी फ़लसफ़े से शक्ति हासिल करती थी। इससे उन्हें ध्यान करने और इस कठिन परीक्षा से गुजरने में मदद मिलती थी। उन्हें लिखने पढ़ने से संबंधित कोई सामग्री रखने की इजाज़त नहीं थी और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें समय काटने में मदद मिल पाती। उनकी कोठरी की छोटी सी खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी, जिससे वो बाहर नहीं देख सकती थी। शाम 7 बजे बत्तियां बुझा दी जाती थीं और उनके पास 2 ही विकल्प होते थे, वे या तो अंधेरे में बैठी रहती या सो जाती। उधर इंग्लैंड में उनके परिवार को इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कैद में हैं। कुछ शुरुआती संदेहों के बावजूद एफ सेक्शन को अभी भी विश्वास था कि वो आज़ाद हैं और उन संदेशों का जवाब दे रही हैं जो उनके वायरलेस पर गोइटर्स और प्लेग द्वारा भेजे जाते रहे थे। अक्टूबर 1943 में एफ सेक्शन को रिपोर्ट मिली कि नूर और गैरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब जर्मन नूर के रेडियो का इस्तेमाल करते हुए संदेशों का आदान प्रदान करते तो उन्हें लगता कि वो आज़ाद हैं। क्रिसमस आते आते
उन्होंने नूर के संदेशों की सच्चाई जानने के उद्देश्य से उनसे त्योहार संबंधी संदेशों की ओट में कुछ ऐसे चकमा देने वाले सवाल पूछे जिनका जवाब वो जानते थे तो केवल नूर ही दे सकती थी। लेकिन कुछ विलम्ब के बाद उन्हें उन सवालों के जवाब मिल गए। एवेन्यू फर्स्ट में नूर से बातचीत के दौरान फोक्त ने उनके परिवार से संबंधित कुछ तथ्य जान लिए थे। उसने नूर का वह खत देखा था जो उन्होंने अपनी माँ को लिखा था और ये नतीजा निकाला था कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करती हैं। नूर ने अपनी माँ का जिक्र यूं ही कर दिया था, बिना ये सोचे कि ये जानकारी गेस्टापो के लिए किसी महत्व की हो सकती है। लेकिन फोक्त ने इन तथ्यों का इस्तेमाल एफ सेक्शन को भेजे गए जवाबों में किया और लंदन के लोगों को जल्दी ही विश्वास हो गया कि नूर अभी भी प्रसारण कर रही थी। यहाँ तक कि आतिल में, जिन्हें नूर को पेरिस में भली भांति जानने का अवसर मिला था, को एसओई के मुख्य अधिकारियों ने विश्वास में लेकर उन्हें वो सारे संदेश दिखाते हुए उनसे पूछा था, क्या आपको लगता है ये संदेश जर्मनों ने भेजे होंगे? मार्क्स ने उन्हें नूर के विशेष सिक्योरिटी चेक के बारे में बताया और कहा कि उन्हें पक्का यकीन है कि नूर ने उन्हें चेतावनी भेजी थी। लेकिन आतिल ने उन बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि मुमकिन है उन्होंने ऐसा गलती से कर दिया हो। लंदन निरंतर जर्मनों के हाथों में खेलते हुए उन्हें हथियार और धन ऑपरेशन नर्स के आग्रह पर भेजता रहा। उस ठंडी जर्मन कोठरी में हफ्तों बीत गए। नूर को नए साल के शुरू हो चुकने का एहसास था। उन्होंने अपनी कोठरी में अकेले अपना जन्मदिन बिताया और उम्मीद करती नहीं कि नया साल 1944 मित्र राष्ट्रों के हमले और विजय की खुशखबरी लेकर आएगा। उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि बेकर स्ट्रीट ने उन्हें 1 जनवरी 1944 से पदोन्नत करके एनसाइन का पद दे दिया था। उसी रात, उसी महीने फोर्ट साहिम की जेल में फ्रांस के कुछ राजनीतिक कैदी स्त्रियों को भेजा गया था। उनमें से एक थी बोगदू की रहने वाली योलांद लेघाव। उसे 1 मई 1945 को उसके देश वापस भेज दिया गया था। बाकी महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। युद्ध के बाद योलांद ने नूर की तलाश की, ये जानने के लिए कि क्या नूर को फ्रांस वापस भेज दिया गया था। उसने सर्विस ऑफिसर्स के कमांडिंग अधिकारी को खत लिखा था, लेकिन ये खत लौट आया था और उस पर लिखा था, इस पते पर ज्ञात नहीं। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के युद्ध विभाग वॉर ऑफिस से संपर्क किया और उन्हें फोर्ट साहिम की जेल में नूर के साथ अपने परिचय के बारे में जानकारी दी। योलान 2 अन्य कैदियों गोजी स्टॉक्ड और सूजी शिगेज के साथ 12 नंबर कोठरी में थी। नूर 1 नंबर कोठरी में थी जो गलियारे के दूसरी तरफ थी और बीच में तारों की बाड़ी थी। योलान ने वर्णन किया था उन्होंने किस तरह उस इंग्लिश पैराशूट के साथ संपर्क स्थापित किया था जो नज़रबंद थी और बहुत दुखी थी। फोर्ट साहिम की जेल में फ्रांसीसी महिला कैदियों को बहुत ही कठोर अनुशासन में रखा जाता था। उन्हें सुबह 6:30 बजे जगा दिया जाता था, जिसके बाद उन्हें गार्ड के आने से पहले अपनी कोठरी की सफाई करनी होती थी। 7:30 बजे उन्हें थोड़ा सा नाश्ता दिया जाता था, जिसमें पनील सी कॉफ़ी और ब्रेड शामिल होती थी। इसके बाद उन्हें गार्डों की निगरानी में आंगन में चक्कर लगाने की इजाज़त होती थी। दोपहर के भोजन के समय उन्हें एक कटोरा सूप और खट्टे पत्ते गोभी, कुचले हुए मटर और शलगम की सब्जी दी जाती थी, जिसे निकलना बहुत मुश्किल होता था। शाम को खाने में फिर से वही सूप। उन्हें शाम 7 बजे तक बिस्तर में चले जाना होता था। उसके बाद कोठरी में अंधेरा हो जाता था। नूर की हालत और भी बुरी थी क्योंकि उन्हें जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता था और खाने को बहुत कम दिया जाता था। योलांद और उनकी सहेलियों ने गौर किया कि 1 नंबर कोठरी का ताला कभी नहीं खुलता था, हालांकि उन्हें उसके अंदर एक कैदी के होने की जानकारी थी। एक दिन योलांद की कोठरी में उनके साथ रहने वाली कैदी 27 वर्षीय रोजी स्टॉक को कुछ सूझा। कैदियों को व्यस्त रखने के लिए बुनने पिरोने का काम दिया जाता था। रोजी के मन में ख्याल आया कि खाने की कटोरियों पर बुनने की सलाइयों से संदेश उकेलकर दूसरे कैदियों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी कटोरियों पर उकेरा, यहाँ 3 फ्रांसीसी लड़कियां हैं। लंच के बाद वो कटोरियाँ धोने के लिए ले जाई गईं और शाम 5 बजे शाम के खाने के साथ वापस लौट आईं। लड़कियों ने जवाब की उम्मीद में कटोरियों को उत्सुकता से देखा। उन्हें निराशा नहीं हुई। कटोरी के पीछे नूर का लिखा जवाब था, तुम अकेली नहीं हो, 1 नंबर कोठरी में तुम्हारी एक दोस्त है। ये उनके बीच लिखित बातचीत की शुरुआत थी।
इस बातचीत के मार्फत उन्हें पता चला नूर बेहद दुखी थी। वो कभी कोठरी से बाहर नहीं निकलती थी। उनके हाथ और पैर जंजीरों से जकड़े थे। उनकी कोठरी का दरवाज़ा दूसरे कैदियों की भांति कभी नहीं खोला जाता था। ना ही उन्हें उनका खाना दूसरे कैदी के खाने के समय दरवाजे के छोटे से छेद के रास्ते दिया जाता था। इसकी बजाय उन्हें उनका खाना तभी दिया जाता था जब गलियारे में कोई और नहीं होता था और डेगचियाँ ढोने वाले लोग वहाँ से जा चुके होते थे। जहाँ दूसरे कैदियों को हल्की फुल्की चहलकदमी के लिए बाहर ले जाया जाता था, वहीं नूर को कभी भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। उन्होंने नूर से उनका नाम पूछा, लेकिन नूर ने जवाब दिया, मैं नहीं बता सकती, ये बहुत ख़तरनाक होगा। लेकिन फिर वो नरम पड़ी और उन्होंने अपनी कटोरी पर उकेरा, नोरा बेकर, रेडियो सेंटर ऑफिसर, सर्विस RAF, 4 टेविटन स्ट्रीट, लंदन। ये वही नाम था जिसका इस्तेमाल नूर पेरिस में करती थी। योलान ने वह पता लिख लिया और उसे सावधानीपूर्वक अपने स्कर्ट की झालर में सिल लिया। उन्होंने मन ही मन खुद से कहा कि युद्ध के बाद वो नूर की तलाश करेंगी। नूर ने अपनी एक दोस्त पोख्ते द लीला स्थित स्कूल के प्रमुख का पता भी दिया। यही पता था जिसके सहारे योलांद ने उनके परिवार का पता लगाया था। ये संदेश बाहर की दुनिया के साथ नूर के संपर्क के अकेले साधन थे। उनकी कोठरी के बगल में और किसी कैदी की कोठरी नहीं थी। वो दीवार पर ध्वनि संकेत का इस्तेमाल कर संदेश भेज सकें, जैसा कि उन्होंने एवेन्यू फर्स्ट में किया था। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उन्हें खत लिखने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो और भी पूरी तरह अकेली थी। दूसरे कैदियों के उन संदेशों ने उन्हें खुश कर दिया और वो मुश्किलों को पार करती रह सकी। कटोरियाँ आम वस्तुएं थीं और इस वजह से वे दूसरे कैदियों के पास चली जाती थीं। इसलिए संदेशों के आदान प्रदान में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन धीमी गति के बावजूद सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता था। नूर ने अपने इन दोस्तों से पूछा कि उनका संबंध किससे था, मित्र राष्ट्रों से या फ्रेंच सेक्शन से। अपने बारे में उन्होंने बताया कि वो अंग्रेज़ गुप्तचर हैं। मुझे याद करती रहना, मैं बहुत दुखी हूँ, नूर ने उन लड़कियों को लिखा था। एक दिन दोपहर बाद योलांद और उनके दोस्तों को बाहर आंगन में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उन लोगों ने सोचा हो सकता है नूर बाहर आ रही हो। वे अपने पलंगों पर चढ़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। नूर ने नज़रें उठाकर उनकी कोठरी की ओर देखा और लड़कियों के बीच मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ। वे जेल के कपड़े नहीं पहने हुई थीं। ये पहली बार था जब उन्होंने नूर को देखा था। जब ये बात स्पष्ट हो गई कि नूर वहाँ कुछ समय रहने वाली हैं, तो फरवरी से गिलियर ने उन्हें 4 मिनट तक निरीक्षण के अधीन आंगन में टहलने की इजाज़त दे दी थी। नूर व्यायाम करती हुई टहलती थी। वो अच्छी जर्मन बोल लेती थी और इस अधिकारी के प्रति विनम्र थी जिसने उन्हें बाहर निकालने की इजाज़त दी थी। नूर युद्ध की स्थिति के बारे में जानने को उत्सुक थी। उन्होंने अपनी कटोरी पर उकेरा था, अगर तुम्हें जानकारी हो तो मुझे समाचार दो। उन लड़कियों ने जितना सुन रखा था उतना बताते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। जेल में नूर की दशा के बारे में युद्ध के बाद मक्सेट शूबर्ट ने भी रिपोर्ट पेश की। शूबर्ट फोर्ट साहिम का कैदी था और जर्मन लोग उसका इस्तेमाल दुभाषी के रूप में करते थे। उसने बताया था नूर के हाथ और पैर लगभग सारे समय, यहाँ तक कि खाते समय भी बंधे रहते थे और ये स्थिति महीनों तक जारी रही थी। जहाँ दूसरे कैदी सुबह के वक्त साथ साथ बाहर टहल सकते थे, वहीं नूर को दोपहर बाद बहुत कम समय के लिए बाहर निकलने की इजाज़त थी, और वो भी सख्त पहरे में। शूबर्ट का कहना था कि कैदियों का मानना था नूर कोई रूसी काउंटेंस थी, लेकिन नूर ने उन्हें बताया था कि वो अंग्रेज़ थी। कीफर ने नूर को फोर्ट साहिम इसलिए भेजा था ताकि उसे अपने परिवार से मिलने के लिए उस इलाके का दौरा करने का बहाना मिल सके, लेकिन वो उनसे मिलने कभी नहीं आया। इस बीच जर्मनों ने नूर के वायरलेस सेट की मार्फत जाली संदेश भेजने का षड्यंत्र जारी रखा और बेकर स्ट्रीट के साथ छल करते हुए वो पैसे और जासूस ऐंठते रहे। गोइट्रस और मास्क डीटो के माध्यम से 5 लाख फ्रैंक प्राप्त कर जाने पर वो बहुत खुश था। ये पैसा सिनेमा सर्किट को भेजा गया था और सीधे जर्मनों के हाथ में पड़ गया था।
1944 के शुरुआती महीनों में जर्मनों ने ज़्यादा पैसे और हथियार मांगने शुरू कर दिए थे। लंदन अभी भी नूर की गिरफ्तारी से पूरी तरह बेखबर था। 24 फरवरी 1944 को बकमास्टर ने नूर को जॉर्ज मेडल शौर्य पुरस्कार दिए जाने की व्यक्तिगत सिफारिश की। उन्होंने लिखा, अपने कर्तव्य के प्रति इस अधिकारी की निष्ठा के चलते ये संभव हो पाया है कि ये देश अपने संपर्क को बना के रखा हुआ है और इसके नतीजे को समूह को मजबूत और पुनर्गठित करना संभव हुआ है। ये इस संगठन के इतिहास के संदर्भ में एक अनूठी घटना है कि जो सर्किट पूरी तरह टूट और बिखर चुका था वो खुद को फिर से खड़ा कर सका, और इसका श्रेय इस युवती को जाता है जो तमाम व्यक्तिगत जोखिमों और हर वक्त सिर पर मंडराते गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद अपने मोर्चे पर और अक्सर अकेली बनी रही। उस समय ये धारणा बनी हुई थी कि उसके द्वारा उठाया जा रहा जोखिम अनुचित था, क्योंकि गस्तापो को उसके बारे में इतनी पर्याप्त जानकारी थी कि उसकी गिरफ्तारी कुछ ही दिनों का मसला थी। इसलिए उसे इंग्लैंड लौट आने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसने पुलिस की नज़रों से बचकर 1 महीना और वहीं बने रहने की इजाज़त मांगी थी। इस पर सहमति दे दी गई थी और 1 महीने बाद उसने रिपोर्ट दी थी। उसने जो इंतज़ाम किए थे उनकी वजह से वो फिर से सुरक्षित महसूस कर रही थी। बाद में वो घटनाक्रम ने इस कार्यवाही को उचित साबित किया और तब के बाद से एंसाइन इनायत खान ने अपने सर्किट का पुनर्गठन करते हुए जो उदाहरण पेश किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब तक नूर जेल में लगभग 4 महीने बिता चुकी थी और उनका सर्किट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। फरवरी 1944 में एफ सेक्शन द्वारा 7 गुप्तचरों को पैराशूट से 2 उन स्थलों पर उतारा गया था जहां उनका स्वागत गेस्तापो कर रही थी।